स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और अभी हमने स्टार्ट कर रखा है ऑडिट सब्जेक्ट। तो आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। परीक्षण जांच कम करता है, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द। तो पहले तो आप ये समझिए कि ऑडिटर जब अपना काम करने जाता है तो वो बहुत तरीके से काम करता है। वो वहाँ रूटीन चेकिंग कर सकता है, वो टेस्ट चेकिंग कर सकता है, वो इंटेंस या डेप्थ चेकिंग कर सकता है। अब उसमें टेस्ट चेकिंग क्या होती है? देखिए, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। आप मान लीजिए एक सीए साहब हैं, उनको ऑडिट करनी है। अब एक किसी कंपनी के पूरे 365 दिन के ट्रांजेक्शन होंगे। अगर रोज के 100 ट्रांजेक्शन भी माने तो उनके 36,500 ट्रांजेक्शन होंगे। अब 36,500 में एक एक ट्रांजेक्शन को तो देखना पॉसिबल है नहीं भाई। तो वो क्या करता है, वो एक सैंपल ले लेता है। सैंपल में रैंडमली जनवरी के 5 ट्रांजेक्शन ले लिए, फरवरी के 25 ट्रांजेक्शन ले लिए, ऐसे करके वो रैंडम ट्रांजेक्शन ले लेता है। तो इससे क्या कम हो जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट का वर्क कम हो जाएगा। लेकिन क्या ऑडिटर की पावर कम हो जाएंगी? नहीं। क्या उसका खर्चा कम हो जाएगा? थोड़ा सा उसका खर्चा भी कम होगा। मतलब एक काम अगर जैसे वो ज़्यादा चेकिंग करता तो शायद काम 20 दिन में निपटता, ऐसे सैंपल चेक कर लेगा तो शायद काम 10 दिन में निपट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑडिट का खर्चा तो बचता है। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड में से कहें ज़्यादा सही कौन सा है, क्योंकि आप एमसीक्यू में हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऑप्शंस में 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं तो ज़्यादा सही क्या लग रहा है। ठीक है, तो ये श्योर सी बात है कि टेस्ट चेकिंग करने से या सैंपल चेकिंग करने से या परीक्षण जांच कुछ भी कह लीजिए, करने से ऑडिटर का सबसे पहले काम कम होता है। तो इसका आंसर सी रहेगा। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, उससे उसकी लायबिलिटी कम नहीं हो जाती। वो उतना ही जिम्मेदार है। ये ऑडिटर के ऊपर है कि वो सारे 36,500 ट्रांजेक्शन चेक करे कि 365 ट्रांजेक्शन चेक करे। उसकी जिम्मेदारी रिपोर्ट के प्रति पूरी तरह से बनी रहेगी। तो ये ऑडिटर का विवेक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सैंपल चेक करने से या टेस्ट चेक करने से उसका काम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। तो अच्छा क्वेश्चन था। अगला, परीक्षण जांच टेस्ट चेकिंग को लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये कहता है कि अगर अपन क्रय पुस्तक को देख रहे हैं तो वहाँ पे, या बिक्री पुस्तक को देख रहे हैं वहाँ पे, या स्टॉक बुक को देख रहे हैं या कैश बुक, मतलब कहाँ पे आपको टेस्ट चेकिंग नहीं लगानी चाहिए। देखिए, परचेज पूरे साल होती है तो इतने सारे ट्रांजेक्शन नहीं देखने चाहिए। उसमें आप रैंडम कुछ कुछ को उठा के देख सकते हैं। मान लीजिए कि 1000 परचेज पूरे साल में हुई है तो आप उसमें से 25-30 परचेजेस को उठा लो। अगर उसके आपको बिल वगैरह अप्रोप्रिएट उचित मिलते हैं तो आप मान के चल सकते हो कि सारी परचेज बुक ओके होगी। सेल बुक में भी पूरे साल सेल होती रहती है। तो सारे ट्रांजैक्शन को देखने के बजाय हम, बीइंग मैं भी सीए रहा या बीइंग टीचर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सारे ट्रांजेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। आप सैंपल चेक ले लीजिए। अगर कुछ ट्रांजेक्शन सही पाए जाते हैं तो आप मान के चलिए कि सारे ट्रांजेक्शन मोर और लेस सही होंगे। स्टॉक बुक में भी, स्टॉक के अंदर आप देखिए कई व्यापार ऐसे होते हैं जिसके अंदर हज़ारों हज़ार आइटमें होती हैं और हर सीए को, हर, जैसे मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल की कोई दुकान है, उसका ऑडिट कर रहे हैं। तो अब आपको क्या पता कि बेरिंग कितने का होता है या फलाना स्क्रू कितने का होता है। इतना ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पे भी मुश्किल है। लेकिन कैश बुक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको टेस्ट चेकिंग को नहीं लगाना चाहिए या कम से कम प्रयोग करना चाहिए। या यूँ कहूँ कि मैं कैश बुक के आपको अधिकतर ट्रांजेक्शन्स को चेक करना चाहिए। यानी अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि अगर परचेज बुक में 1000 ट्रांजेक्शन तो शायद आप 30 ट्रांजेक्शन ले लो, बहुत है। या 5% का रूल रखें तो 50 करीबन आप ट्रांजेक्शन ले लीजिए। सेल बुक में भी आप 1000 ट्रांजेक्शन है तो 50 ले लीजिए। लेकिन कैश बुक में आप टेस्ट चेकिंग लगाइए ही मत। कैश बुक को आप पूरे से अच्छे से जांचिए क्योंकि कैश थोड़ा सेंसिटिव होता है। और या अगर आपको टेस्ट चेकिंग करनी भी है तो आपका सैंपल साइज बड़ा कर लीजिए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में सजेस्ट कर रहा हूँ कि कैश बुक की चेकिंग या वाउचिंग करते समय आपको टेस्ट चेकिंग अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेशक को डैश डैश अंकेषण साक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। पर्याप्त अंकेषण साक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, सही अंकेषण साक्ष्य, प्रासंगिक अंकेषण साक्ष्य, या पर्याप्त एवं उपयुक्त। देखिए, आप ये समझते हैं कि ऑडिटर किसी फर्म की ऑडिट करता है, ठीक है, अर्थात उसके लेखों की जांच करता है। लेखों की जांच करने के बाद उसको रिपोर्ट देनी होती है कि भाई कंपनी के अकाउंट सही रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं है। तो उसको अपनी रिपोर्ट देने के लिए, रिपोर्ट वो किस आधार पे देगा? वो साक्ष्य कलेक्ट करेगा, ठीक है, वो एविडेंस कलेक्ट करेगा। पुलिस वाले कोई रिपोर्ट देते हैं, पुलिस पे कोई शिकायत दर्ज करती है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस अपनी फिर रिपोर्ट सबमिट करती है। तो वो किसके आधार पर करती है? वो साक्ष्यों के आधार पर करती है। तो साक्ष्य जो ऑडिट आप लेंगे, आपको उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए
और आपको उसकी क्वांटिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। अब इन शब्दों को पकड़ो। ऑडिट एविडेंस आप जब कलेक्ट करते हैं तो एक तो क्वांटिटी में होने चाहिए, मतलब वो पर्याप्त होने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप एक या दो एविडेंस के आधार पे ही जजमेंट पास कर दो, ओपिनियन दे दो। तो आपको सफिशिएंट या कहें पर्याप्त क्वांटिटी के, तो एक तो सफिशिएंट वर्ड आया, सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए। वो रेलेवेंट भी होने चाहिए, मतलब उनका रिलेशन भी होना चाहिए, वो एप्रोप्रिएट उचित होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आपने कुछ भी सबूत के नाम पे कुछ भी इकट्ठा कर लिया, नहीं नहीं नहीं। आपको रेलेवेंट यानी क्वालिटेटिव वाइज भी अच्छे एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। तो यही आप जब सीए की पढ़ाई करते हैं तो आपको सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपको याद रखना है कि ऑडिटर जब भी एविडेंस कलेक्ट करेगा तो वो संख्या में सफिशिएंट होने चाहिए और क्वालिटी वाइज अप्रोप्रिएट या उचित होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेषण साक्ष्य की विश्वसनीयता आश्रित होती है, मतलब आपका जो एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हो उस पर आप कितना विश्वास कर सकते हो। देखिए, ऑडिटर को बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, कुछ उसको इंटरनल एविडेंस मिलते हैं जो संस्था के भीतर ही मिलते हैं, कुछ उसको एक्सटर्नल एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स की बात हुई। अच्छा, कुछ आपको ओरल एविडेंसेस मिलते हैं और कुछ आपको रिटर्न एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये आपका एक तरह से टाइप हुआ, ठीक है। तो ये वाला तो हुआ आपका सोर्स और ये हुआ आपका टाइप। तो आपकी, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि अगर कोई पूछे कि इंटरनल एविडेंस ज़्यादा विश्वसनीय होता है या एक्सटर्नल, तो नो डाउट बाह्य सोर्स से मिला, क्योंकि वो आउटसाइडर से मिला है, तो वो ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। जो जो एविडेंस अगर मान लीजिए इंटरनली जनरेट होता है तो उसके साथ तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। बाहर वाला, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी बेटे के बारे में पूछ रहे हैं, उसकी माँ से ही पूछेंगे तो माँ तो अपने बेटे को अच्छा ही बताएगी। बाकी अगर आपको बेटे की सही इंक्वायरी करनी है, अगर आप अपनी डॉटर के लिए बेटा लड़का देख रहे हो, तो उसकी माँ से पूछने का कोई सेंस नहीं है। थोड़ा बहुत पूछ लो भले फॉर्मेलिटी के लिए, पर असल में तो आपको मोहल्ले वाले या उसके दोस्त, या दोस्त से भी ज़्यादा कौन, मोहल्ले वाले या सोसाइटी वाले आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे कि किस तरह का चाल चलन का लड़का है। तो एक्सटर्नल एविडेंस जो होते हैं वो हमेशा मोर रिलायबल होते हैं। और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं कि ओरल या रिटर्न में कौन सा ज़्यादा, तो रिटर्न एविडेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो एक तो सोर्स और एक टाइप। तो इन्होंने कहा कि स्रोत पे आश्रित होती है, हाँ। प्रकृति पे आश्रित होती है, हाँ। स्रोत और प्रकृति दोनों पे आश्रित होती है, हाँ भाई हाँ। तो इसका आंसर सी, इसका आंसर है, ठीक है। कि ऑडिट एविडेंस की जो कहें क्या बोलें इसको, रिलायबिलिटी कहें या इसकी जेन्युइननेस है, वो इसके सोर्स और नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकेषण में डैश डैश प्रकार के साक्ष्य चाहे जाते हैं। जब ऑडिटर अपना काम करने जाता है तो उसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं, तो वो सबूत कैसे होने चाहिए? निश्चित, प्रमाणित करने वाला, निश्चित और प्रमाणित करने वाला दोनों, या प्रेरक। तो ये इसका सी आंसर है। ऑडिटर को जो एविडेंस कलेक्ट करनी चाहिए, एक तो वो कॉन्क्लूसिव हो ताकि वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके, और वो कॉर्पोरेटिव हो, वो कुछ चीज़ों को प्रमाणित कर सकते हों, ठीक है। या तो आपको जजमेंट पे पहुंचा देते हों, या जजमेंट ही दे देते हों, या जजमेंट तक पहुंचा देते हों। परसुएसिव को आप सही मत कीजिएगा। आपको याद करना है कि ऑडिट एविडेंस होने चाहिए वो कंक्लूसिव एंड कॉरोबोरेटिव होने चाहिए। हिंदी में याद कर लीजिएगा, निश्चित और कुछ प्रमाणित कर देने वाले ऑडिट एविडेंस आपको कलेक्ट करने चाहिए। ये क्वालिटी के बारे में है कि अगर एक सीए जाता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, तो किस तरह के एविडेंस में यानी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो आपको किसी कंक्लूजन पे पहुंचाने वाला होना चाहिए, लीड करने वाला होना चाहिए। और क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है,
तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारा ये 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंकेक्षण साक्ष्य के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। वेल, आप कह सकते हैं कि इसमें एविडेंस के ऊपर इतना क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर का जो नाम है वो है ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोसीजर। तो ऑडिटर प्लान बनाता है और फिर प्रोसीजर अप्लाई करता है। मकसद क्या है? एविडेंस कलेक्ट करना। तो इसीलिए इस वीडियो में आप अधिकतर क्वेश्चन ऑडिट एविडेंस के बारे में देख रहे हैं। अब आपको असत्य कथन की पहचान करनी है, तो दिमाग में रखिएगा कि इसमें से 3 कथन सत्य हैं, और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो वो सत्य कथन आपको याद भी कर लेने चाहिए। बाह्य साक्ष्य जैसे कि एक तृतीय पक्षकार से प्राप्त पुष्टिकरण आंतरिक साक्ष्य की अपेक्षा बहुधा विश्वसनीय होता है। तो ये बात सही है कि अगर आपको कोई एविडेंस बाहर से मिला है, जैसे आपने डेटर से कंफर्मेशन किया कि क्या आपके ऊपर हमारी फर्म के 40,000 बाकी चल रहे हैं क्या, या आपने क्रेडिटर से कंफर्म किया कि क्या आपके पिछले 2 बिल बाकी चल रहे हैं या नहीं, या आपने बैंक से कुछ कंफर्म किया, तो अगर आपने बाहर से चीज़ कोई कंफर्म की है तो वो डेफिनेटली जो वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी वो मोर रिलायबल देन आंतरिक साक्ष्य है। तो ये बात सही है, अक्सर ये बात सही है। आंतरिक साक्ष्य कहीं अधिक विश्वसनीय रहता है जब संबंधित आंतरिक नियंत्रण संतोषजनक होता है। तो ये बात सही है। वैसे हम इंटरनल एविडेंस को इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं देते या उसको लेस परसुएसिव मानते हैं, लेकिन अगर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है, आप वहाँ गए, आपने देखा वहाँ सारी चीज़ें सिस्टमैटिक है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी होटल की ऑडिट करने गए और आपने देखा कि चेक इन से लेके चेकआउट तक कंप्लीट सिस्टम है, तो आप फिर इंटरनल एविडेंसेस पे भी यकीन कर सकते हैं, संतोषजनक रूप से विश्वास कर सकते हैं। मौखिक विवरणों की अपेक्षा प्रपत्रों एवं लिखित विवरणों के रूप में साक्ष्य सामान्यतः कहीं अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये तो बात है ही है कि कोई आपको ओरल कोई चीज़ बताए, मान लीजिए कहे कि ये ज़मीन 25 लाख की है और उसकी जगह वो आपको रजिस्ट्री दिखा दे, तो ऑब्वियस सी बात है, या जो अग्रीमेंट टू सेल होता है वो दिखा दे, तो वो ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है। राइटिंग बोला हुआ 100 बार और लिखा हुआ 1 बार बराबर माना जाता है, तो लिखित एविडेंस नो डाउट ज़्यादा अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो ये शुरुआती तीनों कथन सत्य है। अब चौथा है कि स्वयं अंकेशक द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य उपक्रम के माध्यम से प्राप्त किए साक्ष्यों की अपेक्षा कम विश्वसनीय होते हैं। तो ये बात उल्टी लिखी हुई है भाई। अगर कोई एविडेंस खुद ऑडिटर ने कलेक्ट किया है, तो वो कि ये मान लीजिए ऑडिटर है और ये क्लाइंट है, तो ऑडिटर ने अगर खुद ने कोई साक्ष्य कलेक्ट किया, मान लो स्टॉक जाके उसने खुद ने गिना, कैश जाके उसने खुद ने काउंट किया, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसने जाके खुद ने देखा, तो नो डाउट वो ज़्यादा है किसी और से बताए हुए। भाई आप खुद की आंखों का देखा हुआ भरोसा करोगे या किसी और का बताए हुए का भरोसा करोगे? ऑब्वियस ही बात, आप कहेंगे खुद की आंखों का देखा हुआ ज़्यादा भरोसा करेंगे। तो बस वही बात समझिए।
ना सर। तो इसका आंसर डी है। डी क्या आंसर है कि ये एक असत्य कथन लिखा हुआ है, जो उन्होंने लिखा है वो एक असत्य कथन है और हमें इसी की पहचान करनी थी। ठीक है, कई बार क्या होता है अपन जब आंसर देते हैं तो लास्ट में जाकर स्लिप हो जाते हैं, अरे ये तो सही लिखा है, अरे ये तो गलत लिखा है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मांगा क्या है। मांगा था असत्य कथन, शुरुआती तीनों कथन सत्य थे तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें असत्य कथन आइडेंटिफाई करना था और लास्ट वाला असत्य लिखा है। इसी से आपको सत्य क्या है वो भी पता चल गया है। तो ये बहुत सारे लोग बोर होते हैं, सर सत्य असत्य है या मिलान कीजिए। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन उल्टा आपके 3-3 4-4 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं अगर आप बात समझें तो। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की विधि है। लेखा परीक्षा यानी अंकेक्षण, दोनों शब्द बार बार इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। हिंदी में लेखा परीक्षा भी बोलते हैं, अंकेक्षण भी बोलते हैं, इंग्लिश में ऑडिटिंग कहा जाता है। तो ऑडिटिंग के लिए आप साक्ष्य कैसे कलेक्ट करोगे? ऑब्जर्वेशन करके हाँ, इंस्पेक्शन करके हाँ, कंप्यूटेशन करके हाँ, ऑल ऑफ द अबव हाँ भाई हाँ। तो इसका आंसर आपका डी रहने वाला है। एक बार अपन बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन में क्या होता है। आप वहाँ जाएंगे, जिस संस्था का आपको ऑडिट करना है वहाँ आप जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे कि जनरल लेजर रखे गए हैं, प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स रखे गए हैं या नहीं, असेट्स वहाँ पे हैं या नहीं। ठीक है, कंप्यूटेशन में आप क्या करेंगे, वहाँ जाके आप खुद ही काउंट कर लेंगे, आप स्टॉक देख लेंगे कि स्टॉक की काउंटिंग कर लेंगे, कैश की काउंटिंग कर लेंगे, और इसी तरह से वहाँ आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं जाके। तो ये सब ऑडिट कलेक्शन करने के एविडेंस कलेक्ट करने के ये सब आपके मेथड्स हैं। तो एक बार आप इसकी स्क्रीन पे देख लीजिए, इससे आपको और समझ में आएगा। आप वहाँ जाके फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मतलब खुद खड़े होकर वहाँ पे चीज़ कर सकते हैं। कंफर्मेशन आप किसी से क्रॉस कंफर्म कर सकते हैं कि आपके ऊपर इतना रुपया बाकी चल रहा है या नहीं, आपको इतनी सैलरी मिलती है या नहीं। इंस्पेक्शन में आप वहाँ पे सिस्टम्स वगैरह मौजूद हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं, खुद देख सकते हो। प्लानिंग मतलब प्रोसीजर वगैरह हैं या सिस्टम्स हैं या नहीं। एनालिटिकल प्रोसीजर में आप तो लास्ट ईयर के, जैसे आपकी सेल है, इस साल की सेल है, आप पिछली सेल से कंपेयर करो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सेल अचानक बढ़ तो नहीं गई, अचानक कम तो नहीं हो गई। या प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देख लो, या सैलरी वेजेस के बिल को लास्ट ईयर से कंपेयर कर लो। तो इस तरह से एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। आप क्लाइंट से इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको विश्वास नहीं है तो आप रिकैलकुलेशन करवा सकते हैं, जो चीज़ हो रही है उसको रीपरफॉर्म करवा सकते हैं। मतलब एक एक बिल, एक ऑर्डर आप परफॉर्म करवा के देख लीजिए कि एक ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने से लेके उसके एग्जीक्यूट होने तक क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं, तो आप उसको रीपरफॉर्म करवा लीजिए। ऑब्जर्वेशन में मैंने जैसे कहा ही है कि अब आप खुद खड़े हो जाइए और खुद ही ऑब्जर्वेशन में जाके देखिए कि वहाँ पे चीज़ें और सिस्टम, बुक्स, असेट्स, लायबिलिटीज ये सब एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। तो ये सब आपके ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के तरीके हैं। व्यावसायिक संशयवाद के लिए आवश्यक है कि लेखा परीक्षक यह मान ले कि प्रबंधन यथोचित ईमानदार है, न तो ईमानदार है न बेईमान है। जरूरी नहीं है कि ईमानदार है, बेईमान है जब तक कि अन्यथा सिद्ध ना हो। अब एक बहुत ऑडिटर के लिए सीखने वाली बात है, एक वर्ड होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, संशयवाद। अब क्या होता है जब आप किसी ऑडिट करने गए, मान लीजिए ये एक फर्म है, आप इसकी ऑडिट करने गए, तो आप क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो सारे लोग काम कर रहे हैं ईमानदार हैं? या तो आप ये मान के काम शुरू कर सकते हैं कि सब लोग ईमानदार हैं, सब हैप्पी हैप्पी गुडी गुडी होगा, अच्छा अच्छा होगा। आप ये मान के सकते हैं नहीं नहीं साले सारे चोर हैं, बेईमान हैं, हरामखोर हैं। आप ऐसा सोच के भी ऑडिट कर सकते हो। और आप एक तरीका क्या होता है, एक बैलेंस तरीका होता है। आप कुछ भी मत रखिए पहले से दिमाग में, आप कुछ भी पहले से ना सोचिए, कुछ भी परसेप्शन ना रखिए। आप ना तो उनको ईमानदार मान के चलिए, ना बेईमान मान के चलिए। लेट्स फेस द थिंग्स, जैसे जैसे चीज़ें आती हैं आपके सामने, जैसे जैसे चीज़ें उद्घाटित होती हैं, आप तब डिसाइड कीजिए कि सिस्टम सही चल रहा है या नहीं किया। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहता है कि आपको ना तो जो आपका क्लाइंट है, या कहें क्लाइंट से भी कहें ऑडिटी है, जहाँ जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, क्योंकि आप तो ऑडिटर हो, जिसकी ऑडिट कर रहे हो वो ऑडिटी है। तो आप उसको ना तो ईमानदारी मान के चलो, ना उसे बेईमान मान के चलो। आप वहाँ जाओ और फिर चीज़ों को सामने प्रकट होने दो। तो ना तो ईमानदार है ना बेईमान है, ये सिखाया जाता है या ये कहा जाता है। ये इसमें आंसर इन्होंने गलत दे दिया है, बी आंसर नहीं है इसका। आंसर बी है कि ना तो वो ईमानदार है और ना बेईमान है। फिर उन्होंने गलत लिख दिया कि उसको बेईमान मान के चलिए, नहीं ऐसा नहीं है, इसका आंसर बी। ठीक है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण साक्ष्य सबसे कम प्रेरक प्रकार का है? तो अब आप मान लीजिए 4 एविडेंस आपको बता रहा है। हम 4 एविडेंस में आप देखिए कौन सा आपको कम प्रेरक या कम अच्छा लगता है। अगर आपको ग्राहक से बैंक स्टेटमेंट मिले हैं तो आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बैंक तो क्लाइंट के काबू में है नहीं। और बैंक स्टेटमेंट में अगर मान लीजिए कि
साढ़े 5 लाख रुपए बैंक बैलेंस बता रहा है, तो आप विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, संस्था का कैश इन हैंड या सॉरी कैश एट बैंक 5.5 लाख है। आप इसके ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हैं। ऑडिटर द्वारा सीधे तीसरे पक्षकार से प्राप्त किए गए दस्तावेज, बिल्कुल। अगर आपने थर्ड पार्टी से, मान लीजिए कि क्लाइंट ऑडिटर के बीच में और एक थर्ड पार्टी के बीच में कोई लीज एग्रीमेंट है, तो वो लीज एग्रीमेंट आपने थर्ड पार्टी से ही मंगा लिया, तो फिर आप उसके ऊपर डेफिनेट विश्वास कर सकते हैं। लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर द्वारा निरीक्षण किए गए बिक्री चालान की कार्बन प्रतियां, इस पर मैं अभी बात करता हूं। और चौथा है लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर द्वारा की गई संगणना। अब आपने अगर खुद नहीं कैलकुलेशन की है तो फिर तो कोई डाउट रह ही नहीं जाता, आपने खुद नहीं जाके चीज़ों को गिना है या व्यक्तियों को गिना है, तो फिर तो आप उसके ऊपर विश्वास कर ही सकते हैं। अब आप सी पॉइंट में देखिए क्या लिखा है। आपका जो सेल इनवॉइस होती है उसकी कार्बन कॉपी, यानी आपने सेल के बिल काटे, तो अब सेल के बिल में काटने में क्या होता है, ओरिजिनल बिल तो चला जाता है कस्टमर को, तो आपके पास क्या रहती है, कार्बन कॉपीज। और सेल बुक बनाता कौन है या सेल्स बिल काटता कौन है, आप खुद। तो यानी एक तो ये इंटरनल एविडेंस हुआ और दूसरा ये इंटरनल एविडेंस की भी कार्बन कॉपी हुई। तो इस पे आप थोड़ा सा कम भरोसा कीजिए, क्योंकि मन चाहे तरीके से या मन घड़ंत तरीके से सेल को बढ़ा के दिखाना हो तो मन घड़ंत रूप से ज़्यादा बिल काटे जा सकते हैं। सेल को छुपाना हो तो 2-4 बिल बुक्स गायब कर दी जा सकती हैं, है ना। तो इन पे आप कम भरोसा कर सकते हैं, हालांकि वो भी एविडेंस ही है आपकी सेल को, लेकिन फिर भी आपके लिए इन चारों में से सी पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। उसके लिए आप कुछ और तरीके अपनाइएगा, जो और तरीके हैं लाइक एनालिटिकल प्रोसीजर या कंफर्मेशन फ्रॉम लेटर्स। तो देयर आर अदर वेज। इस सी वाले पे आप कम भरोसा कीजिएगा, ये कम प्रेरक है, लीस्ट परसुएसिव है। होप मैं आप थोड़ा लंबा जा रहा है वीडियो, लेकिन मैं आपको समझा पा रहा हूँ बातों को, क्योंकि मकसद यही है, क्योंकि मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऑडिट चलता कैसे है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक लेखा परीक्षा साक्ष्य नहीं है, मतलब इनमें से अब आपको पहचाना है कौन सा इंटरनल एविडेंस नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि इनमें से 3 एविडेंस ऐसे हैं जो इंटरनली जनरेट होते हैं। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बीआरएस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि अगर कैश बुक जो बैलेंस दिखाती है और पासबुक जो बैलेंस दिखाती है उसमें अगर अंतर आता है तो उसको बताने के लिए बीआरएस बनाया जाता है। कौन बनाता है, क्लाइंट खुद बनाता है, हाथ से मैन्युअली बनाता है। तो ये तो आपका इंटरनल एविडेंस हुआ, क्योंकि इसे क्लाइंट तैयार करता है। बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक इशू करता है, तो ये एक्सटर्नल एविडेंस हुआ। सेल की जो आपका जो सेल इनवॉइस है उसकी जो कॉपी हुई, वो ऑब्वियस ही बात है, अभी मैंने समझाया, इंटरनली जनरेट होता है। और जो वाउचर होता है कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, वो अकाउंटिंग वाउचर्स कहलाते हैं ना। कुछ आपके डेबिट वाउचर्स होते हैं, कुछ क्रेडिट वाउचर्स होते हैं और कुछ आपके ट्रांसफ़र वाउचर्स होते हैं। ये आप वाउचर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इनवॉइस एंड वाउचर्स में। तो वाउचर जो होता है वो भी इंटरनली जनरेट होता है। तो हमें ढूंढना क्या था कि कौन सा, यानी ये इंटरनल हो गया। तो बैंक स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। जो बैंक स्टेटमेंट है वो एक्चुअली यूं भी पूछ सकता था कि कौन सा इसमें से एक्सटर्नल साक्ष्य है। तो बाह्य साक्ष्य बैंक स्टेटमेंट है, बाकी तीनों के तीनों इंटरनल साक्ष्य हैं। वो कहीं ना कहीं आपके साक्ष्य का काम करते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि बाह्य साक्ष्य हमेशा ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं आंतरिक साक्ष्य के मुकाबले। ठीक है, आराम से वीडियो को समझिएगा, समझ में एक बार में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो रिपीट करके थोड़ा सा फास्ट मोड पे चला के दोबारा से एक बार सुनिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियोस ऐसे ही चाहते हों बनते रहें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मुझे मोटिवेट करना हो तो थोड़ा सा अपना चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डाउट पूछना है या कमेंट में कीजिए, डाउट कीजिए, पूछ लीजिए, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।